नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ मुख्य स्थलों के ऊपर। हमने अपने पिछले लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता की खोज और इससे जुड़े उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी और विभिन्न इतिहासकारों के मतों को पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश भी की थी। अभी तक के किसी भी लेक्चर में यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डाउट आता है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के लेक्चर में हम बहुत से तथ्यों पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहें, जिससे आपका कोई भी तथ्य छूटे ना, जिसके आधार पर ही इतिहासकारों ने इस सभ्यता का आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन को समझाया है और साथ ही इसकी कला, व्यापार और उद्योग के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी है। पहले आपको एक मानचित्र दिख रहा होगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप का महाचित्र है और यहाँ पे जो गेरुए रंग से आपको क्षेत्र दिख रहा है, शेडेड पोर्शन जो है, यही है हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। और इसमें बहुत सारे स्थल हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे राखी गढ़ी है, ये हरियाणा में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये राखी गढ़ी है। मांडा है जम्मू में, जो इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र है। हालांकि आपको यहाँ पे शोरतुगई और इधर मुंडी काक दिख रहा होगा, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल एक तरह से सभ्यता के नहीं हैं, लेकिन उसकी कॉलोनीज़ हैं। यहाँ पे हड़प्पा कालीन चौकी आप बोल सकते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्ण रूप से अंग नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं, जैसे नौशारो है, यहाँ पे हड़प्पा है जो इसका प्रमुख केंद्र है और जो सबसे पहले जिसको खोजा गया था, और मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो से हड़प्पा की दूरी करीब करीब 600 किलोमीटर है। यहाँ इसके बाद आता है सुत्का गेंदोर, जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे आलमगीरपुर है जो इसका पूर्वी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा। और इन दोनों की जो दूरी है करीब करीब ये है 1600 किलोमीटर। तो ये जो इसका विस्तार क्षेत्र है आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको ये मैप अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं अच्छे से जूम करके, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न हैं जोग्राफिकल एरिया से लेके बहुत ज़्यादा आते हैं और पूछा जाता है कौन सा जो स्थल है वो किस क्षेत्र में है, या कभी कभी उसको आपको दे दिया जाता है कि इसको पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ इसको अरेंज करिए या फिर उत्तर से दक्षिण में अरेंज करिए। तो ये जैसे मांडा आपको दिख गया, यहाँ पे नीचे दायमाबाद है महाराष्ट्र में, जो इसका सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, जिसकी दूरी हो जाती है कुछ 1400 किलोमीटर। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं पूरे, ये आधुनिक, अगर हम विश्व की बात करें तो किसी आधुनिक देश की तरह से इसके क्षेत्र इतने विकसित एरिया में इतने विस्तार से फैले हुए थे। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि कुछ आपको स्थल के नाम दे देंगे और बोलेंगे उसको ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ इसको अरेंज करने के लिए। जैसे आपको दे दिया मान लीजिए सुक्का गेंदोर, फिर बालाकोट दे दिया जो यहाँ पे है, अल्लाह दीनो है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे ढोलावीरा है और ये लोथल है। ये फेवरेट है क्योंकि ये आपके एकदम एक लाइन में अरेंज है बिल्कुल। तो यहाँ से प्रश्न कई बार आता है। कुंतासी है ये आपका, और यहाँ पे सुरकोतदा है बीच में। इनके ऊपर हम एक एक करके भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम इसको विभाजित करें उपमहाद्वीप में, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में कौन कौन से स्थल मिले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान में जो दो स्थल हैं, शोरतुगई और मुंडी काक, ये जो है हड़प्पन कॉलोनीज़ हैं, हड़प्पा की चौकियां हैं यहाँ पे, और ये हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र नहीं हैं, ये उपनिवेश हैं हड़प्पा के एक तरह से। और पाकिस्तान में इसके जो क्षेत्र मिलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बलूचिस्तान का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पे राणा गुंडई है, सुत्का गेंदोर है जिसको आपको मैंने दिखाया अभी, बालाकोट है, डाबरकोट है और दम सादात है। इसके अलावा सिंध में जब हम आते हैं तो हमको मिलता है मोहनजोदड़ो, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका एक नगर है। और पाकिस्तान स्थित जितनी भी हड़प्पा स्थल मिले हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। फिर है चानूदड़ो, कोटदिजी, आमरी और अली मुराद। उसके जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे हमको मिलता है सरायखोला, हड़प्पा, हड़प्पा जिसकी सबसे पहले खोज हुई, डेरा इस्माइल खां, रहमान डेरी और जलीलपुर। यदि हम भारत में देखें तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर जैसे प्रांतों से हमको इसके स्थल मिलते हैं। और हरियाणा में राखी गढ़ी इसका प्रमुख केंद्र है, प्रमुख स्थल है, और भारत में स्थित सबसे बड़ा ये
हड़प्पा कालीन स्थल भी है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में भी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। कुणाल है, उसके बाद बनावली है जिसके बारे में बात करेंगे, बालू, भिराना, सिसवाल। पंजाब में रोपड़, संघोल और बाड़ा। अच्छा, ये जो नाम मैंने दिए हैं इनके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम केवल मुख्य के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी जितने नाम दिए हैं वो केवल इसलिए दिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल किस प्रांत में है, कहाँ पे स्थित है। तो पंजाब में रोपड़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी खुदाई सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद इसी की खुदाई होती है, इसी के बारे में जाना जाता है। तो रोपड़ बहुत महत्वपूर्ण है। संगोल और बाड़ा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सनौली बहुत महत्वपूर्ण है इसकी, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा इसके अवशेष मिले हैं हमको इसमें, और उत्तर हड़प्पा काल से ये संबंधित है। आलमगीरपुर महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरब दिशा में सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये। उसके बाद मांडी, ये अभी तक महत्वपूर्ण तो मैंने कहीं नहीं देखा था, मुजफ्फरनगर में है, लेकिन इसके बारे में मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि ये अभी इस बार जो जीआईसी का जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसने देखा होगा कि जीआईसी के एग्ज़ाम में ये एक ऑप्शन में था। इसके बाद है सहारनपुर जिले के बड़गांव और हुलास, ये उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में अगर हम बात करें तो लोथल है, महत्वपूर्ण है क्योंकि बंदरगाह मिला है। रोजदी है, कुंतासी है, नागेश्वर, धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। उसके बाद सुरकोटड़ा है हमारा। देशलपुर है, देशलपुर भी महत्वपूर्ण थोड़ा सा है क्योंकि ये कई बार ऑप्शन में आता है। इस बार जीआईसी के एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन में मांडी था उसमें देशलपुर भी था। शिकारपुर है, नगवाड़ा है, प्रभास पाटन है और रंगपुर है। राजस्थान में अगर देखें तो कालीबंगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तीसरी राजधानी भी कहा है हड़प्पा कालीन, मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा आगे। इसके बाद रंगमहल है, बालाथल है, करनपुर है। महाराष्ट्र में एक स्थान मिलता है दैमाबाद और जम्मू कश्मीर में मांडा। अब हम बात करते हैं इसकी एक एक करके जितने भी स्थल हैं उनके बारे में, क्या क्या प्राचीन हमको उसमें वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या क्या मिले हैं और जिसके बल पे पूरी की पूरी हिस्ट्री को लिखा गया है। क्योंकि जो इसकी लिपि मिली है, जैसा आपको ज्ञात होगा, इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, तो हमें जितनी भी जानकारी मिलती है हड़प्पा कालीन स्थल से वो उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से मिलती है। तो ये जो हड़प्पा है जो स्थल है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, ये हमको याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के तट पे है, क्योंकि पूरी सभ्यता जो है ये जितने भी इसके स्थल है वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसे हैं। हालांकि अगर आप इसको नहीं नोट डाउन कर सकते, मैं इसका चार्ट एक बना के ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से उसको चार्ट को देख सकते हैं। उसमें आपको 3 तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। एक तो वो स्थल किस नदी पे स्थित है, वो किस जिले में स्थित है और उसकी खोज किसने की। तो ये 3 हेड के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे कि हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और साहिवाल जिले जिसे हम मोंट गोमरी भी कहते हैं। तो हमको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, इसको मोंट गोमरी भी कहा गया है और साहिवाल जिला भी कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों नाम आ सकते हैं। और जब मैंने अपने पिछले लेक्चर में बात की तो आपको बताया था दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, और उसके बाद इसका जो उत्खनन है ये माधवराव वत्स ने इसका उत्खनन कराया, और उसके बाद व्हीलर के निर्देश पे इसका उत्खनन हुआ है। तो ये माधवराव वत्स ने करीब 1935 में इसका उत्खनन शुरू किया था, और बाद में जो व्हीलर आए तो व्हीलर महोदय ने इसका उत्खनन कराया है 1946 में, स्वतंत्रता के आसपास। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं। सिटाडेल मिला है, यहाँ पे दुर्ग मिला है, और जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसको व्हीलर ने नाम दिया है माउंट ए बी। इसको इन्होंने माउंट ए बी बोला है। यहाँ मोहनजोदड़ो की तरह बड़े अवशेष हमको नहीं मिलते हैं, बहुत भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं बड़े बड़े, क्योंकि आपको पता होगा जब मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हड़प्पा की जब खोज होती है उस समय जब रेलवे लाइन बिछा रहे होते हैं ब्रिटिशर्स, तो यहाँ की बहुत सारी ईंटों का वो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अवशेष नहीं मिलते। लेकिन हाँ, हमको यहाँ पे अन्नागार की 2 पंक्तियाँ मिली हैं, 2 पंक्तियों में अन्नागार बना है, और हर एक पंक्ति में 6-6 अन्नागार हैं, 6-6 ग्रेनरी हैं। सभी अन्नागार के दरवाजे जो हैं वो उत्तर दिशा में हैं, नदी की ओर है। नदी की ओर दरवाजे इसलिए हैं क्योंकि इनका जो स्टोरेज होता है, जो अन्नागार में जो अन्न रखते थे, वो नदी के सहारे उसका यातायात किया जाता होगा, उस अन्न को ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, उसका यातायात होता होगा अन्न का, इसलिए ये नदी की ओर ही दरवाजे रखे हैं जिससे कि उसको निकालने और रखने में बहुत ही सहजता है।
दुर्ग के उत्तर में एक टीला है जिसे माउंट एफ कहा गया है। तो ये माउंट ए बी और माउंट एफ कई बार नेट की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि अभी छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपके एससीसी है या और भी जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी, उसमें भी कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं। इस पर मिले भवनों को श्रमिक आवास माना गया है, इसलिए ये एक प्रशासनिक नगर प्रतीत होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे श्रमिक आवास मिलता है, हमको यहाँ पे उच्च वर्गीय आवास भी मिल गया। तो यहाँ जो सभी घर हैं उनमें शौच के स्थान के अवशेष मिले हैं, यानी कि आपकी जो सीवर लाइन जिस तरह से हम बोलते हैं आधुनिक भारत में, इस तरह से हमको अवशेष मिलते हैं शौच के। और इससे हमें पता चलता है कि पर्सनल हाइजीन के ऊपर अपनी कितनी ज़्यादा उनको समझ थी और कितना ज़्यादा वो जागरूक थे। यहाँ मोहनजोदड़ो की तरह घरों में कुएं प्राप्त नहीं हुए। अभी हम जब बात करेंगे मोहनजोदड़ो की, उसको देखेंगे किस तरह से उसको सिटी ऑफ वेल्थ भी बोला गया है। तो यहाँ पे कुएं ऐसे प्राप्त नहीं होते जैसे मोहनजोदड़ो में है। यहाँ पे हालांकि सार्वजनिक कुएं ज़रूर मिले हैं, बट मगर जो है घरों में नहीं मिले हैं। तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ मिली है, ये महत्वपूर्ण है। तांबे की इक्का गाड़ी प्रश्न आता है। कब्रिस्तान R37, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तांबे का पैमाना और तांबे का दर्पण मिला है। हालांकि तांबे के पैमाने और दर्पण ये आपको बहुत जगह मिलेंगे, लेकिन तांबे की इक्का गाड़ी और कब्रिस्तान R37 ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। मृत भांडों पर जाल के साथ मछुआरे का अंकन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ के लोग अभी भी कहीं ना कहीं मछली को पकड़ते थे और मछलियों के ऊपर उनका जीवन बहुत ज़्यादा निर्भर भी करता था। मुंह में खरगोश पकड़े कुत्ते का अंकन मिलता है हमको यहाँ पे हड़प्पा में। धान कूटने की ओखली मिली है और मातृदेव की मूर्ति यहाँ से मिलती है। मातृदेव की मूर्ति से हमको ये पता चलता है कि मदर गॉडेस की वहाँ पे पूजा की जाती होगी, मातृ देवी की पूजा की जाती होगी, जिसके ऊपर हम अभी जब हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे, जब इसके धार्मिक जीवन के ऊपर हम बात करेंगे तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे फिर से। मोहनजोदड़ो के ऊपर आते हैं हम। सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला नाम कई बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का नाम है मृतकों का टीला, क्वेश्चन बनता है। माउंट ऑफ डेड बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी सर्वप्रथम खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की है 1922 में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में है ये, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी पे। हड़प्पा जो हमने देखा था वो था रावी नदी पे, और ये लरकाना ज़िले में है, वो मोंटगोमरी में था। तो इस तरह से याद रखना है थोड़ा। हालांकि मैं चार्ट आपको दे दूंगा, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा अगर लेक्चर में सुनते चलेंगे तो दिमाग में बस जाएगा। हड़प्पा के समान यहाँ भी नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग मिला है। पिग्गट साहब हैं जो स्टुअर्ट पिग्गट जिनका नाम है, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। तो जुड़वां राजधानी कहा है, किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है। किसको कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्न। यह पाकिस्तान में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, बता दिया मैंने आपको। अन्नागार, पुरोहित आवास यहाँ पे मिला है, और महाविद्यालय। ये जो भवन है ये पश्चिमी टीले की सार्वजनिक रचनाएं हैं। पश्चिमी टीला यानी कि जो सिटाडेल मिला है हमको, जिसकी हमने बात की दुर्ग, उसके ऊपर ये सार्वजनिक रचनाएं हैं। पुरोहित आवास है, महाविद्यालय है, अन्नागार है। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले बृहत स्नानागार, जो सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण एक बिल्डिंग है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत कुछ इनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है। ये मोहनजोदड़ो का, इसको ग्रेट बात भी बोलते हैं इंग्लिश में, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसे जॉन मार्शल ने विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा गया? हड़प्पा कालीन स्थल में अगर हम बात करें तो वो कहा गया है बृहत स्नानागार को। और किसने कहा है? वो किस कहा है? जॉन मार्शल ने। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। इस जलाशय की फर्श जो है ये पक्की ईंटों से बनी है। जलाशय का आपको चित्र दिख रहा होगा, इसकी फर्श है पूरी की पूरी, ये जो फर्श बनी है ये पूरी की पूरी पक्की ईंटों से बनी है। और फर्श और दीवार की जो जुड़ाई की गई है, अब ये जो फर्श है जहाँ पे ख़त्म होती है और ये दीवार जहाँ पे शुरू होती है, ये इसकी जो जुड़ाई की गई है ये की गई है जिप्सम से। और जो बाहरी दीवार है उस पर बिटुमिन लगाया गया है, बिटुमिन का प्लास्टर किया गया है। तो बिटुमिन का प्लास्टर क्यों किया गया है? अब क्योंकि ये बृहत स्नानागार है तो जाहिर सी बात है इसमें पानी भरा जाता होगा। अब पानी भरेंगे तो पानी निकल ना जाए बाहर, इसलिए ये सारे मटेरियल यूज़ किए गए हैं, जिप्सम और बिटुमिन। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज से 4000 करीब 4500 साल पुरानी सभ्यता की, जहाँ पे हमको वाटर प्रूफिंग के हमको प्रूफ मिलते हैं। वाटर प्रूफिंग का प्राचीनतम साक्ष्य है एक तरह से ये। और फर्श की ढाल जो है वो दक्षिण पश्चिम में है, जहाँ से पानी को
ईंट से बनी नाली से निकाला जाता था। तो अब यहाँ पे जो पूरी की पूरी आपकी वाटर को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वो पानी को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से पानी अंदर आ रहा है और किस तरह से उसको निकालने की व्यवस्था की गई है। जस्ट लाइक मतलब अगर हम देखें तो आधुनिक विश्व में अगर हम देखें तो स्विमिंग पूल में आप देखते हो कि एक तरफ से पानी अंदर डाला जाता है, दूसरी तरफ से उसको निकाला भी जा सकता है। तो कुछ उस तरह की इनकी योजना थी पूरी। वहाँ पे एक नाली बना के उसको पानी को निकाल सकते थे, और एक कुआं था जो उस पानी को वहाँ तक अंदर पहुँचाता था। जल आपूर्ति का वो स्रोत था एक तरह से। अब यहाँ पे जो स्नानागार है इसके ऊपर कमरे भी हैं, और यहाँ पे जो प्रत्येक कमरे हैं उन वो ईंट निर्मित हैं और उनमें सीढ़ी मिली है। सीढ़ी मिलने से ये अनुमान लगाया गया है कि शायद इसमें दूसरी मंजिल भी रही होगी, और हो सकता है ये पुजारियों के रहने के लिए बनाया हो सकता है वो ऊपर वाली मंजिल में रहते होंगे और नीचे उतर के पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए नीचे आते होंगे। तो ये जो स्नान है पूरा का पूरा करना और ये पूजा करना, ये दर्शाता है कि इनका जो धार्मिक समारोह रहा होगा कुछ ना कुछ, जिसके अवसर पर इसको एक तरह से सार्वजनिक स्नान के लिए लोग इकट्ठे होते होंगे, इसीलिए इतना बड़ा ग्रेट बाथ बनाया गया है और बहुत 37 मीटर लंबा है, जिससे सिद्ध होता है कि इस सभ्यता में धार्मिक कार्यों के लिए स्वच्छता का ऊंचा दर्जा था। तो अब स्वच्छता को भी ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, धार्मिक कार्य भी हैं। इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार में चर्चा करेंगे। साक्ष्य जो मिले हैं अभी मैं केवल आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ, और डीडी कौशाम्बी साहब ने इसकी तुलना की है पुष्कर और कमलताल से। अन्नागार जो मिला है, जो हमको ग्रेनरी मिली है मोहनजोदड़ो में, इसका निर्माण स्नानागार से प्राचीन है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। स्नानागार बाद में बना है, पहले अन्नागार बना है, और इसमें हवा जाने के लिए भी स्थान बनाए गए हैं। अब अन्नागार का मिलना, ग्रेनरी का मिलना क्या दर्शाता है? यदि हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या करें तो ग्रेनरी अगर मिल रही है, अन्नागार मिल रहा है, इसका मतलब उनके पास इतना उनका धान हो जाता होगा, इतना उगा लेते होंगे धान कि उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती हो, उसको एक संग्रह करने की ज़रूरत पड़ती होगी, सरप्लस होता होगा, यानी कि कृषि काफ़ी फलीभूत हो रही होगी। और या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि उनको जो कर लेते होंगे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे देख लिया 2 वर्ग यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, श्रमिक वर्ग मिल रहा है और एक उच्च वर्ग मिल रहा है। तो हो सकता है कि कर के रूप में जो है वो धान को या कृषि उत्पाद को उसको स्टोर करने की उनको आवश्यकता पड़ती हो, तो इसलिए उन्होंने ग्रेनरी बनाई। और हो सकता है इसका वितरण जब कभी आपातकाल आता हो और उसमें किया जाता हो। लेकिन ये जो ग्रेनरी का जो पूरा का पूरा नक्शा बना है वो इतना अच्छे तरीके से बना है, वहाँ पे बीच में जगह दी गई है कि एक जगह से आप अनाज को निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ से उसको रख सकते हैं, और इसके उत्तर की ओर एक चबूतरा है जो अन्न रखने और निकालने के समय उपयोग में लाया जाता था। तो इस तरह से एक पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाया है बहुत ही एकदम टेक्निकल वे में। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये सीधा सीधा वन लाइनर प्रश्न है, सबसे बड़ी इमारत, वन लाइनर प्रश्न, ग्रेट बात नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ग्रेट बात से बड़ी इमारत है ग्रेनरी। अन्य स्थलों के अन्नागारों के विपरीत मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो दुर्ग क्षेत्र के भीतर ही था। इतिहासकारों का विचार है कि यह राजकीय भंडार था जिसमें जनता के कर के रूप में वसूल किया हुआ अनाज रखा जाता था। एक सभा भवन मिला है हमको मोहनजोदड़ो से, जो कि 20 चौकोर स्तंभों पे जो खड़ा है, वर्गाकार कक्ष है ये। और मैके के अनुसार, इतिहासकार है मैके, इनके अनुसार यहाँ पे कोई बाजार लगती होगी। इस भवन का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो की अब जो मुख्य विशेषताएं हैं, अगर हम उस पर बात करें, सबसे मुख्य विशेषता है उसकी सड़कें, जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे टाउन प्लानिंग की। अगले अपने लेक्चर में हम इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। इसकी मुख्य विशेषता इसकी सड़कें हैं। यहाँ सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं हमको, क्योंकि ये वही नगर था जो 7 बार बाढ़ के कारण उजड़ा और पुनः बसा, इसीलिए इसको मृतकों का टीला या माउंट ऑफ डेड भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य हमको नहीं मिलते। आगे चल के जब हम और भी स्थल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से कब्रिस्तान और शवाधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जो कंकाल हैं उसमें मलेरिया बीमारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्राचीनतम मलेरिया बीमारी के साक्ष्य किस हड़प्पा कालीन स्थल से हमको मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको सिटी ऑफ वेल्थ बोला जाता है। 700 से भी ज़्यादा अधिक कुएँ यहाँ पे मिले हैं, और इसी के कारण सिटी ऑफ वेल्थ इसको कुओं का शहर बोला है, कुओं का नगर बोला है मार्क कैन्योर ने। तो बोला किसने, ये भी याद रखना है हमको, कौन सा स्थल है वो तो है ही है, और किसने बोला है? कैन्योर साहब ने बोला है। चांदी के कलश प्राप्त हुए हैं, जो कि चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। बने हुए कपड़े के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिलता है। मोहनजोदड़ो बना हुआ कपड़ा,
तांबे के उपकरणों को लपेटे सूती कपड़ा और धागा मिला है। ये जो तथ्य है, यहाँ से प्रश्न आ चुका है नेट में एक बार। ये नेट में एक बार प्रीवियस ईयर में किसी ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस स्थल से हमको तांबे के उपकरणों को लपेटे सूती कपड़ा और धागा मिला है। इस सभ्यता का सर्वाधिक भारी जो बटखरा है, जो बांट है, वो 10.9 किलोग्राम का है, यानी 10.9 kg का है। यहीं से हमको कुबड़दार बैल का खिलौना मिलता है, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्रण मिलता है और मुहर पर सुमेरियन नाव का चित्रण मिलता है। अब मुहर पर सुमेरियन नाव का चित्रण हमको ये दर्शाता है कि इनका जो ट्रेड है, जो इनका व्यापार है, वो सुमेरियन सभ्यता के साथ रहा होगा और जो कि जल के रास्ते से रहा होगा, इसीलिए नाव का अंकन है। कांस्य की कुल्हाड़ी मिलती है यहाँ मोहनजोदड़ो से, और एक ताम्र पात्र में भारी मात्रा में स्वर्ण निधि मिलती है। स्वर्ण निधि मिलती है मतलब लोग धनी थे, स्वर्ण निधि मिली है, बहुत ज़्यादा स्वर्ण के आभूषण या बहुत ज़्यादा स्वर्ण की वस्तुएं मिली हैं एक ताम्र पात्र में। कालीबंगा पे आते हैं, जिसको तीसरी राजधानी भी बोला गया है। राजस्थान के गंगानगर या हनुमानगढ़ी, दोनों ही इसके नाम है, हनुमानगढ़ या गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की है, और अमलानंद घोष ने केवल इसकी खोज ही नहीं की है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कार्य भी किया है, और यहाँ पे उन्होंने प्राक हड़प्पा जो संस्कृति थी उसके ऊपर भी काम किया है, जिसको हम सोथी संस्कृति बोलते हैं। और इसको 1961 में बीबी लाल के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया है। खुदाई में मिली काली चूड़ियों के कारण इसको कालीबंगा नाम पड़ा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे खुदाई में मिली हैं काली चूड़ियाँ, और चूड़ियों को पंजाबी भाषा में बंगा बोलते हैं, इसलिए कालीबंगा इसका नाम पड़ गया है। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। तो ये प्रश्न बनता है, बहुत सारे कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछेंगे। आगे चल के हम और भी बहुत सारे स्थलों को डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमको प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन स्थल मिलते हैं। तो पहला आप याद रखिए कालीबंगा है। आगे चल के हम और देखेंगे कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हमको तीनों सभ्यताओं के चरणबद्ध तरीके से क्रम मिलेंगे। राखीगढ़ी और धौलावीरा के बाद ये भारत में तीसरा बड़ा स्थान है, तीसरा बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, उसके बाद धौलावीरा है जिसकी हम बात करेंगे, और कालीबंगा जो है ये तीसरा बड़ा स्थल है, जिसे दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो किसने कहा है? दशरथ शर्मा जी ने कहा है हड़प्पा की तीसरी राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी है, तो वो कालीबंगा है, हड़प्पा की तीसरी राजधानी। यहाँ भी पश्चिम दिशा में दुर्ग है, यानी कि सिटाडेल है, ऊपरी टीला है, और निचला नगर यानी कि पूर्वी टीला है, लोअर टाउन है, मिला है। और दोनों टीले अलग अलग कच्ची ईंटों के प्राचीर से घिरे हुए हैं, यानी कि बाउंड्री की हुई है दोनों टीलों की, अलग अलग की हुई है। ऊपर सिटाडेल की अलग बाउंड्री है, नीचे जो लोअर टाउन है उसकी अलग बाउंड्री है, और ये दोनों की दोनों बाउंड्री जो है कच्ची ईंटों से की गई हैं। यहाँ से जो तीसरा टीला मिला है वहाँ पे हमको अग्नि कुंड मिलते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। एक क्वेश्चन वाला एक सेशन रखा था इससे पिछला वाला, उसमें भी इसकी चर्चा की थी कि अग्नि वेदिकाएँ कहाँ कहाँ से मिली हैं। तो अग्नि कुंड यहाँ से मिला है कालीबंगा से। इसका जो दुर्ग है दो भागों में बटा है। दुर्ग का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य स्थान में हमको नहीं देखने को मिलता है। तो जो सिटाडेल है इसको दो भागों में बांटा गया है, और ये किसी और हड़प्पा स्थल में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। भवनों के निर्माण में भी यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और इसी कारण इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? कालीबंगा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भवनों के निर्माण में भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। प्राक हड़प्पा निर्मित मृदभांड राजस्थान के सोथी यानी बीकानेर से मिलने से इन्हें सोथी मृदभांड कहा गया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर बीबी लाल और हमारे अमलानंद घोष जी ने काम किया था। यहाँ के फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ से प्रश्न बनता है, एक बार आ चुका है नेट में, अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं फर्श पे? तो कालीबंगा। और किसी स्थल में क्योंकि ये ऐसी अलंकृत हमको ईंटें नहीं मिलती, इसलिए ये प्रश्न बन जाता है। जो भी चीज़ जिस भी स्थल में पहली बार मिली वो प्रश्न एक बनेगा, और जो किसी और स्थल में हमको नहीं मिली, केवल उसी एक स्थल में मिली, वहाँ से एक प्रश्न बनेगा। कालीबंगा में व्यवस्थित जल निकासी बस दुर्ग टीले पर ही है। निचले टाउन में हमको जल निकासी नहीं मिलती, जिस तरह से हमने देखा मोहनजोदड़ो में थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है।
लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के साक्ष्य केवल इसी स्थल पे मिलते हैं हमको। बाकी जगह हमको कच्ची ईंटों की जो नाली है, जो उसके नाली बनाई गई है ईंटों की मिली। यहाँ पे हमको लकड़ी को कुरेद के नाली बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। एक अन्य उपलब्धि है यहाँ की बेलनाकार तंदूर। ये महत्वपूर्ण है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिलता है हमको। यहाँ के लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाना जानते थे। 2 फसल उगाते थे। जब खेत को वो जब पाटते थे, जब जोतते थे, तो जो पतली पटाई होती है यहाँ पे वो उगाते थे चना। चना उगाते थे पतली पटाई पे। और जो चौड़ी पटाई बनाते थे यहाँ पे उगाते थे सरसों। तो इस तरह से वो एक ही खेत में 2 फसलों को उगाना जानते थे और उनको पता था कि किस पटाई में कौन सा हमको अनाज उगाना है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। और यहाँ से प्राप्त मृदभांडों पर अंकित लिपि से ही स्पष्ट हुआ है कि ये लिपि जो है वो दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है। तो हमको ये कैसे पता चलता है कि लिपि जो है वो दाहिने से बाएं लिखी जाती है? हालांकि वो लिपि नहीं पढ़ी गई आज तक, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया है कि वो लिपि जो है वो दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है। यहाँ पे एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसमें आपको जो अक्षर मिले हैं वो एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, ओवरलैप्ड है। तो वहाँ से ये अनुमान लगाया गया है कि दाहिने से बाईं तरफ लिखी जाती है लिपि। सिंध क्षेत्र के बाहर हमको व्याघ्र वाली मुद्रा जो है वो केवल इसी स्थान से मिली, कालीबंगा से। सिंध क्षेत्र की बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके बाहर हमको व्याघ्र वाली मुद्रा केवल कालीबंगा से मिलती है। यहाँ से मिले कब्रिस्तान में शवों को लिटाकर दफनाया गया। अब शवाधान के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शवों की बात हुई है तो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी। यहाँ पे बहुत तरह के शवाधान हैं, अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पॉट रखा हुआ है, इसको कलश शवाधान बोलते हैं। इसमें किस तरह के शवाधान होते हैं थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। शवाधान जो उनका अंत्येष्टि संस्कार होता था वो इस तरह से होता था कि या तो वो पूर्ण शवाधान करते थे जिसमें वो सीधे सीधे शव को लिटा दिया और कब्र की तरह बना के उसको दफना दिया। तो वो हमको मिला है ये आपको दिख रहा है, ये पूर्ण शवाधान एक तरह से। आंशिक शवाधान जिसको हम बोलते हैं, ये आपको 2 क्योंकि कंकाल दिख रहे होंगे इसीलिए इसको युग्म शवाधान बोला गया है, जॉइंट बरियल बोला गया। तो ये जॉइंट बरियल जो है ये हमको मिलता है कालीबंगा से। और इसके अलावा हमको प्रतीकात्मक शवाधान भी मिलता है। तो जॉइंट बरियल और प्रतीकात्मक शवाधान मिले हैं। ये सीधा सीधा हो गया जॉइंट बरियल। अब थोड़ा सा कलश शवाधान के ऊपर आता हूँ। वहाँ पे एक धारणा ऐसी भी थी कि शवों को छोड़ दिया जाता था जानवरों के खाने के लिए, चील कौओं के खाने के लिए। और जब उनकी हड्डियाँ बच जाती थी, अस्थियाँ बच जाती थी, तो उसको केवल एक कलश में रख के उनको दफना दिया जाता था, या उसको शव को जला दिया गया और जलाने के बाद जो हड्डी बची उसको एक कलश में रख के दफना दिया गया। तो ये होता था कलश शवाधान, जो हमको मिलता है बहुत सारे स्थल से। जॉइंट बरियल हो गया, युग्म शवाधान हो गया, जिसमें हमको स्त्री पुरुष का शवाधान मिला एक था। और कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने इसको सती प्रथा से भी जोड़ के देखा है। तो ये थोड़ा सा इतिहास में यहाँ से शवाधान के ऊपर प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा जो हमने बात की प्रतीकात्मक शवाधान, प्रतीकात्मक शवाधान में क्या करेंगे, केवल कुछ वस्तुएं रखेंगे, वहाँ पे हमको अस्थियाँ कुछ नहीं मिलेंगी, कोई ऐसा शव नहीं मिलेगा, और केवल उन वस्तुओं को दफना दिया जाएगा जो उस व्यक्ति से संबंधित थी। तो उसको बोला गया प्रतीकात्मक शवाधान। हालांकि जितने भी शवाधान हैं उनके साथ भी हमको बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, बहुत सारे आभूषण हुए या उनके जितने बर्तन वो इस्तेमाल करते थे उनको भी दफना दिया जाता था, क्योंकि इनका मानना था शायद कि मृत्यु के बाद भी जीवन में उनकी कुछ ऐसी आस्था रही होगी जिसके कारण ऐसा शवाधान करते थे। और इसके अलावा हमको कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, जो ये दर्शाती है कि शल्य चिकित्सा को इंगित करती है। यदि आपको याद होगा नव पाषाण काल जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी शल्य चिकित्सा के ऊपर एक स्थल के बारे में बात की थी, क्रैनियल सर्जरी के ऊपर बात की थी। वो कौन सा स्थल है आप मुझे, अगर आपको याद है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाथी दांत की यहाँ पे कंघी मिलती है और ऊँट की हड्डियाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊँट की हड्डियाँ मिलती हैं और पशु बलि के साक्ष्य मिलते हैं। चनू दाड़ो, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान के सिंध में स्थित है और इस स्थल की खोज जो है वो NG मजूमदार साहब ने की थी, लेकिन इसका उत्खनन 1935 में मैके द्वारा हुआ। ये एक औद्योगिक केंद्र था जहां मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था।
तो ये एक औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पे मोहरें बन रही हैं, यहाँ पे भार माप के बटखरे बन रहे हैं। मतलब उनको भार और माप का अच्छा ज्ञान था। मैके ने यहाँ मनका बनाने का कारखाना, यानी कि जिसको हम बीड फैक्ट्री बोलते हैं, वो खोजी है और एक भट्टी की खोज की है। तो ये बीड फैक्ट्री, मनके बनाने का जो कारखाना है चनुधाड़ो में, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से प्रश्न बना एक बार। और ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली है, कर्व्ड वक्राकार ईंट मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वक्राकार ईंट हमको और कहीं से नहीं मिली, क्योंकि इसलिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है। यहाँ बस एक ही टीला मिला है जिसकी किलाबंदी नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे सीटाडेल भी नहीं है, सीटाडेल नहीं है, किला नहीं है, दुर्ग नहीं है। जल निकासी विकसित थी इस स्थल पर। यहाँ से उत्तर हड़प्पा संस्कृति, झूकर और झांगर के अवशेष मिलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चनुदड़ो से उत्तर संस्कृति तो मिली है, उत्तर हड़प्पा, लेकिन कौन सी मिली है? झूकर और झांगर। यहाँ से प्रश्न बनता है। शाही की दवात मिली है, यानी कि हमको इंक पॉट मिलता है एक। शाही की दवात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंक पॉट मिला है चनुदड़ो से। और एक ईंट ऐसी मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान हैं। यह स्पष्ट रूप से शिल्प गतिविधियों का केंद्र था। इनका एक तरह से ट्रेडिंग सेंटर आप बोल सकते हैं, व्यापारिक केंद्र था। इसीलिए यहाँ पे इतने सारे मनके बना रहे हैं, इतनी सारी बीट बन रही है, फैक्ट्री है उसकी, और इस तरह से शिल्प गतिविधियाँ भी दिख रही हैं हमको। बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक स्थल है। लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में सरगवल गांव में है ये। और साबरमती और भोगवा नदी के बीच में खंबात की एक घाटी है, खंबात की खाड़ी इसको बोलते हैं, वहाँ पे ये स्थित है। खोज इसकी 1954 में एस.आर. राव ने की है। संपूर्ण बस्ती, यानी कि दुर्ग और जो निचला नगर है, वो एक ही बाउंड्री से घिरा हुआ है। उसमें अलग अलग उसको पृथक नहीं किया गया, जिस तरह हमने देखा था कालीबंगा में किस तरह से अलग अलग दोनों की बाउंड्री की गई है, मगर यहाँ पे एक ही बाउंड्री, एक ही प्राचीर से उनको घेर दिया गया है। साधारण घर जो है यहाँ पे वो कच्ची ईंटों से बने हैं, लेकिन कुछ भवन जो है पक्की ईंटों से बने हैं, जो दर्शाते हैं कि ये भवन थोड़े से खास होंगे, साधारण आम व्यक्ति के नहीं होंगे। कालीबंगा की तरह यहाँ भी हमको अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। तो अग्निकुंड हमको मिल गया एक तो कालीबंगा में, दूसरा मिल गया है लोथल में। जहाज़ों के लिए यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड मिला है, जो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है। और गोदीवाड़ा की कुछ रचना ऐसी है कि वहाँ पे आपको एक स्टोर भी मिलता है, एक गोडाउन टाइप का मिलता है। अगर हम आधुनिक गोदीवाड़ा देखें तो जिस तरह से आधुनिक गोदीवाड़ा के पास एक बड़े से गोडाउन रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेरी समय के लिए, मतलब अस्थायी समय के लिए अनाज को रखा जाता है, जब वो उतारा जाता है जहाज़ से किसी शहर में भेजने के लिए, या जब वो किसी शहर से आता है और डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा से किसी जहाज़ में लाद के किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। तो उससे पहले जिस तरह से अभी गोडाउन मिलते हैं, ऐसे यहाँ पे भी एक गोडाउन टाइप का मिला है, कि स्टोर मिला है, वहाँ पे उसको रखा जाता होगा इस पूरे के पूरे अनाज को, या जो भी वो अपना व्यापार जिसका करते होंगे। और ये जो गोदीवाड़ा हमको मिला है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो गेट है, जो प्रवेश द्वार है, वो 12 मीटर का है करीब। और इसमें जो पानी आता था वो भोगवा नदी से कैनाल बनाई गई, एक कैनाल का निर्माण किया गया है भोगवा नदी से, और इसी से इसमें पानी भरा जाता था इस गोदीवाड़ा में, जिससे कि जहाज़ों को अंदर लाया जा सके। और इस पानी को निकालने की भी उत्तम व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी दूसरी दिशा से। यहाँ पे हमको 3 युग्म शवाधान प्राप्त हुए हैं। कब्रों के जो कंकाल हैं वो उनके सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में हैं। तो ये अलग अलग अंत्येष्टि अलग अलग स्थल में अलग अलग तरीके से होती थी। एस.आर. राव ने इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। तो लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो किसको कह दिया? लोथल को। तीसरी राजधानी किसको कह दिया? कालीबंगा को। इस तरह से आप फैक्ट्स याद करते चलिए। इसकी जो भवन है और जो नगर योजना है वो सुव्यवस्थित थी। हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमको यहाँ से मिलते हैं। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा। फारस की मोहर मिली है हमको, जिससे पता चलता है इनके व्यापार का। मिट्टी की मम्मी, अब ये मम्मी वो मम्मी नहीं है, मम्मी आपने इजिप्ट में अगर सुना होगा तो उस तरह का मॉडल मिला है मिट्टी की मम्मी का। एक मृदभांड में एक कौवा मिला है हमको, चोंच में मछली दबाए। एक ऐसा चित्रण मिला है, एक मृदभांड है जिसमें एक ऐसा चित्रण है कि कौवा जो है वो चोंच में मछली दबाए हुए है और लोमड़ी उसमें नीचे खड़ी है अंकित की हुई।
तो ये कहीं ना कहीं अगर पंचतंत्र की अगर हम कहानी पढ़ते होंगे तो वहाँ पे हमको इस तरह की कहानी मिलती है। चालाक लोमड़ी के ऊपर एक कहानी, इसका चित्रण हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ भी एक बालक की खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा के हमको साक्ष्य मिलते हैं, जैसे हमको कालीबंगा में मिले थे। और शंख और तांबे का कार्यालय मिला है यहाँ। शंख और तांबे का कार्यालय हमको मिल गया। बीड फैक्ट्री कहाँ पे? चन्हूदाड़ो में। शंख और तांबे का कार्यालय मिल गया लोथल में। हाथी दांत का पैमाना मिला है। पैमाना मतलब नापने का उनको पूरा ज्ञान था, यानी कि मेजरमेंट की नॉलेज थी उनको। आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट और दिशा मापक यंत्र। दिशा मापक यंत्र क्योंकि वो समंदर के जरिए ही अपना व्यापार कर रहे थे। राखी गढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है भारत में, क्योंकि सबसे बड़ा स्थल है ये। हरियाणा के हिसार जिले में है। और यहाँ से प्राप्त मोहरों पर लिपि नहीं मिली हमको। हाथी दांत निर्मित आभूषण का कारखाना मिला है, यानी कि आइवरी ज्वेलरी की फैक्ट्री। आइवरी ज्वेलरी की फैक्ट्री आपको मिलती है कहाँ? राखीगढ़ी में। एक कब्र में 8 शवाधानों में ईंट से घिरे गड्ढे और एक में लकड़ी का ताबूत मिला है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से प्रश्न आ चुका है एक बार। कहाँ से? हमको 8 शवाधान मिले हैं जो कि ईंट से घिरे गड्ढे में हैं, और एक में लकड़ी का ताबूत मिलता है। हड्डी की सुई मिलती है, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेराकोटा के बने पहिए। बच्चों द्वारा खेले जाने वाले पिट्टू का खेल का यहाँ पे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है हमको राखीगढ़ी में। बनवाली एक और क्षेत्र है हरियाणा के हिसार जिले में, जो कि रंगोई नदी, अभी रंगोई नदी ड्राई बेड ऑफ रंगोई नदी बोलते हैं, क्योंकि शुष्क प्रवाह बोलते हैं, नदी सूख चुकी है। रंगोई नदी पर स्थित है, जिसकी खोज आर.एस. बिष्ट साहब ने की थी। कालीबंगा की तरह यहाँ भी संस्कृति के 3 स्तर मिलते हैं हमको, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। तो सीधा सीधा मैंने जैसे आपको बताया था, कोड में प्रश्न आ सकता है। बनवाली हो गया, कालीबंगा, दोनों जगह हमको प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक सैंधव में भी यहाँ नगर नियोजन के साक्ष्य मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको नगर काफ़ी विकसित मिलते हैं। और ये हड़प्पा काल में इनको कोई ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ होगा नगर को सुव्यवस्थित करने के लिए। एक मकान में धावन पात्र मिला है, यानी कि वॉश बेसिन मिला है यहाँ पे। यहाँ का ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वॉश बेसिन हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में। यहाँ का पश्चिम जो दुर्ग है, जो टीला है, वो बेलनाकार है, यानी कि सेमी इलिप्टिकल इसका प्लान है। विकसित जल निकासी योजना, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा का हमको यहाँ पे अभाव मिलता है, मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो आपको जो विशेषताएं हैं हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं, उसमें जैसे मैंने आपको बताया टाउन प्लानिंग, यानी कि जिनकी नगर सुव्यवस्थित योजना थी। सिटाडेल यानी कि दुर्ग, तो वो जहाँ जहाँ नहीं मिला, जैसे चन्हूदाड़ो में हमको दुर्ग नहीं मिला, तो वहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था सभी नगरों में, लेकिन वो कहाँ नहीं मिला है? तो बनवाली में नहीं मिला है, यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। तो इस तरह से आयोग प्रश्न ढूंढता है। एक घर में सोना, लाजवर्द, कर्नेलियन मन के छोटे बटखरे प्राप्त होना किसी जोहरी आवास को दर्शाते हैं। छोटे बटखरे कौन रखेगा? छोटे छोटे बटखरे रखेगा वही जो ज्वेलरी का काम करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भार की तो ज्वेलरी नहीं बेचता कोई, तो इसलिए दर्शाता है यहाँ पे किसी ज्वेलरी का आवास होगा। यहाँ घरों से अग्निकुंड के साथ अर्धवृत्ताकार संरचनाएं मिली हैं, जिनको कई विद्वानों ने मंदिर बोला है। तो ये अर्धवृत्ताकार संरचनाएं जो हैं बनवाली से मिलती हैं, अग्निकुंड मिलते हैं। हालांकि अग्निकुंड हमको मिले हैं कालीबंगा में भी मिले हैं और लोथल में भी मिले हैं, लेकिन उस सार्वजनिक तरह के अग्निकुंड हैं, घरों में नहीं मिले। ये घरों में अग्निकुंड मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनको विद्वानों ने इसको मंदिर की संज्ञा दी है। यहाँ पे सेलखड़ी और पक्की ईंटों से बनी मोहर पश्चिम दुर्ग टीले से न मिलकर केवल निचले नगर से मिली है। तो बनवाली में जो हमको मोहरें मिली हैं, जो हमको सील्स मिली हैं, ये सील्स हमको सिटाडेल में नहीं मिलती हैं। सिटाडेल में हमको सील्स नहीं मिलती, जबकि केवल लोअर टाउन में मिलती हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है क्ले मॉडल ऑफ प्लॉ, यानी कि मिट्टी के हल का एक मॉडल मिला है बनवाली में। जौ के बहुत ही अधिक मात्रा में अवशेष मिलते हैं। अब आते हैं धौलावीरा, जो कि मेरे हिसाब से इस बार का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल होना चाहिए, क्योंकि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी अभी हाल ही में इसको घोषित किया है। यहाँ से प्रश्न आना लाजमी है एकदम। गुजरात के कच्छ में ये स्थित है और इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। इसका उत्खनन कार्य लेकिन 1990 में हुआ। खोज इसकी 1967 में हो चुकी थी, लेकिन उसके कुछ
23 साल के बाद इसका उत्खनन कार्य शुरू हुआ आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में। ये हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे प्राचीन और सबसे सुव्यवस्थित नगर है। इस नगर में अन्य नगर जैसे आपने बाकी स्थल देखे जहाँ पे एक दुर्ग है, सिटाडेल है यानी कि ऊपरी नगर है, और एक लोअर टाउन है, निचला नगर है, लेकिन ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे आपको 3 विभाजन मिलते हैं। दुर्ग और निचले नगर के साथ साथ हमको यहाँ पे एक मध्य नगर मिला है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की अपनी किलेबंदी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है कि कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे हमको 3 विभाजन मिलते हैं। तो केवल एक धौलावीरा है और कोई ऐसा स्थल हमको मिला ही नहीं जहाँ पे हमको 3 विभाजन मिले। पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ यहाँ से मिले हैं। बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में। आने अगले वाले 6-7 महीने में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो जीआईसी का हो या आपका कोई भी स्टेट का पीसीएस का एग्ज़ाम हो या एससीसी रेलवे किसी का भी एग्ज़ाम हो, धौलावीरा से प्रश्न आना ही है। यहाँ से जो पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ से हमको एक सूचना पट्ट मिलता है, साइन बोर्ड मिलता है जिसकी अपने पिक्चर देख रहे होंगे, और ये जो यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रही पिक्चर में इस तरह की, ये इनके लिपि के अक्षर हैं और ये पूरे के पूरे 10 अक्षर हमको यहाँ पे मिलते हैं। और ये लकड़ी का एक साइन बोर्ड है जिसपे जिप्सम से इन अक्षरों को उत्कीर्ण किया गया है। तो ये जो अक्षरों का जो नामपट्ट है ये प्राचीन अक्षरमाला की दिशा में एक अद्भुत खोज है, इसको माना गया है। और यहाँ से उत्कृष्ट हमको जल प्रबंधन, धौलावीरा याद रखिए, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के प्रमाण मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाटर हार्वेस्टिंग। और जब मैं आखिरी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हमने सभ्यता से हमको क्या सीखना चाहिए, तो उसमें इस पॉइंट को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। यूपीएससी का फेवरेट रहता है इस तरह का टॉपिक कि आपने प्राचीन भारत के सभ्यताओं से क्या सीखा। वर्षा जो है इसका वर्षा जल को संग्रह करते थे और इसके लिए इन्होंने 16 से अधिक जलाशय बनाए हुए थे जो हमको मिलते हैं, जिसमें 32 सीढ़ियों वाला एक जलाशय मिला है जो कि बोला गया है विश्व का सबसे बड़ा जलाशय जिसको माना गया है। मध्य नगर जो इसका था उसके पास विशाल खुला हुआ क्षेत्र मिला है जिसको स्टेडियम कहा गया है। सबसे मोटी सुरक्षा प्राचीर यहीं से मिली है जो संभवतः समुद्री तूफान से बचाव के लिए किया होगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया गुजरात के किस क्षेत्र में है ये, और समुद्र यहाँ से काफ़ी पास है, तो इससे बचाव के लिए, समुद्री तूफान से बचाव के लिए यहाँ की जो बाउंड्री है काफ़ी मोटी है। सुनामी के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिलते हैं धौलावीरा से। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था और नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धौलावीरा एक उत्कृष्ट नगर है जिसका पतन भी शायद जल स्रोत के सूख जाने या नदी की धारा परिवर्तन से हुआ होगा। जैसा कि और भी बहुत सारी स्थल हैं जो हम जिसकी चर्चा करेंगे या जिसकी हमने चर्चा की है, जो हम बात करेंगे इसके आखिरी लेक्चर में किस तरह से सभ्यता का अंत होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हैं, बहुत ज़्यादा इतिहासकारों के आपस में भी मतभेद हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें से एक थ्योरी ये भी है कि शायद क्योंकि ये सभ्यता जो थी इसके सारे नगर स्थल जो है नदी के आसपास ही बसे हुए थे और नदी ने अपना प्रभाव बदल दिया होगा या सूख गई होगी, जिसकी वजह से सभ्यता का अंत हो जाता है। अब हमने जितने अभी तक के जो डिस्कस किए हैं क्षेत्र, जो स्थल डिस्कस किए हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब आगे आने वाले कुछ कम महत्वपूर्ण स्थलों को मैं चर्चा करूंगा जिसकी, लेकिन आपके लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा स्थल कहाँ पे है। मैंने छोटी छोटी चीज़ें डाली हैं 2-4, आगे आने वाले जितने भी हम क्षेत्र डिस्कस करेंगे। जैसे देसलपुर है, देसलपुर इस बार आया था जीआईसी के एग्ज़ाम में, ऑप्शन में था। ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से मिट्टी और जैस्पर के बटखरे मिले हैं, गाड़ियों का पहिया और तांबे की मुहर मिली है। तो कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको स्थान ज़रूर याद रखना है। सुरकोटड़ा है, ये भी कच्छ क्षेत्र में स्थित है गुजरात के। इसकी खोज जेपी जोशी ने की, जहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो पत्थर की चिनाई के भवनों वाले साक्ष्य हमको केवल सुरकोटड़ा में मिलते हैं। सभ्यता के अंत समय के घोड़े की हड्डी मिली है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घोड़े की हड्डी हमको किसी और स्थल से नहीं मिलती, क्योंकि तो ये घोड़े की हड्डी मिलना सुरकोटड़ा से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी और अन्य स्थल से हमको नहीं मिलती। यहाँ पे हमको 4 कलश शवाधान प्राप्त हुए हैं और तराजू का एक पलड़ा मिला है, यानी कि उनको भार जो मैंने दिखाया बटखरे कैसे यूज़ करते हैं, मोहनजोदड़ो में हमको 10.9 किलोग्राम का मिला। तो ये तराजू का भी इस्तेमाल करना अच्छे से जानते थे।
सुक्का गेंदोर जो कि पाकिस्तान के मकरान तट पर है और इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी इसका स्थान है, जिसकी खोज जो है आर.एल. स्टाइन ने की है। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है और इसका महत्व एक बंदरगाह के रूप में है। तो इससे पता चलता है कि ये जो इसका जो स्थल है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा स्थल है और यहाँ से व्यापार किया जाता होगा, बंदरगाह इसको इन्होंने विकसित किया है। और चट्टान के ऊपर दुर्ग मिलना मतलब प्राकृतिक चट्टान है, इसका मतलब इन्होंने उसको केवल बंदरगाह के रूप में इस नगर का केवल इन्होंने विकास किया होगा, जिसकी वजह से इसको हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हड़प्पा का काफ़ी व्यापार होता रहा होगा। एकदम कॉर्नर में है। जब मैंने आपको मैप दिखाया था शुरू में तो आपने देखा होगा सुक्का गेंदोर एकदम पश्चिम तट पे कॉर्नर में मकरान तट के एकदम जस्ट नीचे है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिले में है और ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, नगर है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। उत्तरकालीन स्तर को इंगित करता है। यहाँ पे अंत के समय जो एकदम जब हमने जैसे आपको अभी तक मैंने तिथि निर्धारण के बारे में नहीं बताया है, लेकिन तिथि निर्धारण अगर हम देखें तो इस सभ्यता का जो तिथि निर्धारण है वो 2600 से 1800 बीसी के बीच में किया गया है, जबकि जो आलमगीरपुर है इसकी तिथि का निर्धारण कुछ 2200 ईस्वी के बाद का है। यानी कि ये एकदम सभ्यता के अंत को, उत्तरकालीन स्तर को ये दर्शाता है। और यहाँ से हमको कोई मुहर नहीं मिली। कुछ बर्तनों पर मोर गिलहरी के चित्र मिलते हैं और एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे के टुकड़े मिले हैं। मांडा जो कि जम्मू में है, चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ स्थल है और यहाँ तीनों संस्कृति सामने आई, यानी कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो आपके पास हो गए कालीबंगा, बनावाली और मांडा, और ये सबसे उत्तरी स्थल भी है। दैमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी स्थल है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है और यहाँ से सैंधव लिपि में एक मोहर और कुछ बर्तनों पर 2 सींगों की आकृति बनी है। सैंधव प्रकार का एक शवाधान भी यहाँ पे मिलता है। युवा पुरुष का शव मिला है जो उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है और कब्र में उत्तर की ओर एक पत्थर भी रखा गया है। तो उत्तर की ओर एक पत्थर रखा गया है यहाँ पे, और इसी तरह हमको सुरकोटड़ा में भी कब्र में पत्थर लगाए जा रहे के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की और ये स्वतंत्रता के बाद का पहला क्षेत्र था जिसकी खोज हुई है, पहला स्थल है। और 1953 में इसका उत्खनन जो है कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने शुरू किया था। यहाँ मानव शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है हमको, और किसी भी ऐसी स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी ऐसे स्थल से हमको ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाया जाए। जब आपने नवपाषाण काल पढ़ा होगा, जब मैंने इसका लेक्चर लिया था नवपाषाण काल, तो उसमें कश्मीर में एक स्थल बताया था बुर्जहोम। बुर्जहोम में हमको इस तरह के साक्ष्य मिले थे कि कुत्ते को मानव के साथ दफनाया जाए। अब हम बात करते हैं अल्लादीनो। अल्लादीनो जो है पाकिस्तान के कराची में स्थित एक बंदरगाह नगर था। इसका उत्खनन 1982 में फेयर सर्विस ने कराया। आपको ये सब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, फेयर सर्विस ने कराया, किसने उत्खनन कराया। मैं पूरा का पूरा चार्ट बना के दे दूंगा ग्रुप में, क्योंकि ये अलग अलग एक एक करके याद करना पॉसिबल नहीं है, पूरा एक साथ ही याद हो पाएगा। टेराकोटा की बनी एक खिलौना गाड़ी यहाँ पे मिली है और तांबे का सामान मिला है काफ़ी बड़ी संख्या में। यहाँ के लोग अधिक समृद्ध थे क्योंकि एक मर्तबान में बहुमूल्य आभूषण निधि मिली है, जिसमें सोना, चांदी, कांसा, अगेट, इन सब के जेवर भरे हुए थे। तो यहाँ से आपको एक पूरा का पूरा एक ऐसा जार मिला है जिसमें बहुत सारे ऐसे जेवर थे, ज्वेलरी थी, चांदी, कांसे और सोने की। ये प्रश्न बताना भूल गया आपको, ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में, PYQ है। कुंतासी जो है ये राजकोट स्थित बंदरगाह है। कई बार आपसे पूछे जाते हैं कौन कौन से बंदरगाह भी हैं, तो जो मैं बंदरगाह बता रहा हूँ उस पर अच्छा सा विशेष से ध्यान दीजिए। कुंतासी हो गया, इससे पहले हमने डिस्कस किया था लोथल, बहुत ही बड़ा बंदरगाह था। उससे पहले एक हमने डिस्कस किया है क्षेत्र आपका सुक्का गेंदोर। और जितने भी हमने क्षेत्र डिस्कस किए अभी तक, उसमें से जो भी बंदरगाह हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यापार केंद्र अपने आप बन जाएंगे बंदरगाह, क्योंकि वहाँ पे जितना भी व्यापार हो रहा है वो नदियों के जरिए हो रहा है। यहाँ भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती मिलती है कुंतासी में, गुजरात के। नौसारो इसकी केवल एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बलूचिस्तान में ये स्थित है। यहाँ पे स्त्रियों की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें मांग में सिंदूर भरा देखा जा सकता है।
बालाकोट बलूचिस्तान में एक और स्थल है, बलूचिस्तान के दक्षिण में। ये भी एक बंदरगाह है जिसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने कराया, और ये सीप उद्योग यानी कि शेल इंडस्ट्री का एक प्रमुख केंद्र है, सेंटर है। ये आज का आखिरी स्थल है मांडी, और ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी जीआईसी के इसी बार के एग्जाम में उसी क्वेश्चन में आया था ऑप्शन में। और ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। ये सबसे नवीनतम ज्ञात स्थल भी है, और यहाँ पे खेत से जुताई के समय भारी मात्रा में सोने के छल्ले प्राप्त हुए। तो ये जो सोने के छल्ले प्राप्त हुए हैं, इसको देख के इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ये एक तरह की मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता होगा, और यहाँ से टकसाल ग्रह रहा होगा। इससे हड़प्पा सभ्यता के कई नवीन पक्षों की भी जानकारी मिल सकती है यदि इसका उत्खनन व्यापक रूप से कराया जाए, जो कि अभी शुरुआत नहीं हुआ जिसकी। और इसके अलावा एक स्थल है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है, जिसका नाम है सनौली बागपत का, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्खनन हुए हैं, और अभी उसमें बहुत ज़्यादा नवीन कई तरह के हमको साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ से हमको ऐसा लगता है कि शायद अभी तक हम जो मानते आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वहाँ के लोग काफ़ी शांतिप्रिय हैं, युद्धों में विश्वास नहीं रखते। हो सकता है धारणा जब हमको पता चले और भी ज़्यादा हम जब स्थल खोज सके, क्योंकि अभी तक तो हमने करीब 600 स्थल खोज लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सब में उत्खनन नहीं हुआ है। लेकिन सनौली में जिस तरह के हमको उपकरण मिले हैं, जिस तरह के हमको खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, उससे पता चलता है कि शायद यहाँ पे कोई युद्ध जाति रहती होगी जो युद्धों पे विश्वास करते होंगे, योद्धा मिले हैं हमको वहाँ पे। और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म बनाई है, जिसमें मनोज बाजपेयी की आवाज़ है। अगर आप चाहें सुनना तो मैं उसका लिंक ऑलरेडी आपको हमारे ग्रुप में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं उस पर लिंक आपको डाल दूंगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन स्थल की जो हमने बात की, इनके अवशेषों के ऊपर इतिहासकारों ने किस तरह से यहाँ के आर्थिक जीवन को और किस तरह से यहाँ के जितने और जो इनके जीवन के पहलू थे उन पे किस तरह से व्याख्या की है और किस तरह से उसके ऊपर डिबेट्स हुई हैं। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।